हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कमांडर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा था। उसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पहले पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि एक तरह का टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। क्लियर? सो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देखा था कि मैम डिकम्पोजिशन जो होता है किसी भी कंपाउंड का, वो हीट की हेल्प से भी हो सकता है। कि आपने किसी भी रिएक्टेंट पर आपने रिएक्टेंट लिया और उसके ऊपर आपने क्या अप्लाई करा, हीट अप्लाई करा, तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोई रिएक्टेंट लो और उसके ऊपर सनलाइट या फिर लाइट का इफेक्ट डालो, तो यहाँ पर लाइट हेल्पफुल है इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने में, किसमें, प्रोडक्ट में। क्लियर? और एक और डिकम्पोजिशन होता है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो ये तीन चीजें जिसमें से एक हम कर चुके। अब आज हम ये वाला और ये वाला टॉपिक करेंगे। क्लियर? सो टुडेज हेडिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट। आप लाइट या यूज कर सकते हो या फिर सनलाइट यूज कर सकते हो। और हम हीट के लिए जैसे ट्राइंगल सिंबल यूज करते हैं डेल्टा, वैसे हम सनलाइट के लिए यूज करते हैं एच न्यू। क्या यूज करेंगे? ब्रैकेट में लिख देती हूँ एच न्यू। लाइट या सनलाइट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज पॉइंट। ओके, अब देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे डिकम्पोजिशन बाय लाइट। जब भी हम लाइट की हेल्प से किसी रिएक्टेंट को 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ है सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्लियर? और ये है अभी सॉलिड स्टेट में। इसके ऊपर आपने सनलाइट का इफेक्ट डाला। आपके एनसीईआरटी में एक इमेज ड्रॉन है, मैं आपको बुक शो कर देती हूँ, एक मिनट। आई हैव अ बुक विद मी। हाँ, ये एनसीईआरटी में इमेज गिवन है, AgCl है, ठीक है। और AgCl के ऊपर जब हमने लाइट डाली है तो क्या हुआ, देखो ये लाइट डाली है, इस बैटर डिश में रखा हुआ है ये, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। शुरुआत में इसका कलर कैसा होता है, ये होता है व्हाइट कलर का। इसका कलर अभी कैसा है, व्हाइट कलर है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर किसके साथ मिक्सड है, क्लोरीन के साथ मिक्स है। सिल्वर की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। बट जब इसके ऊपर सनलाइट आती है तो ये सिल्वर और क्लोराइड ब्रेक हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में। एक तो बनता है सिल्वर और एक बनता है क्लोरीन गैस, ठीक है, ये हो जाता है। अभी यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है, व्हाइट कलर है। आगे जाकर के हो जाएगा ग्रीन कलर, क्योंकि अब हमें क्या मिल गया, प्योर सिल्वर मिल गया। क्लियर? अच्छा, वहां पर हमने लिखा Cl2, क्योंकि वो Cl2 क्लोरीन एक गैस होती है। अगर वो गैस है तो उसको हम लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। Ag यहाँ 2 हो गए तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन बाय लाइट। इस रिएक्शन में AgCl डिकम्पोज हुआ है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। एक और रिएक्शन है जो हमारे पास है 2AgBr। सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन जिस तरह से होती है उसी तरह से सिल्वर की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी होती है। इसे बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड, इसे हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर? सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब हम लाइट या सनलाइट का इफेक्ट डालते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और ये डिकम्पोज हो जाता है ब्रोमीन गैस में, गैस स्टेट में, और ये है सॉलिड स्टेट में, ये है सॉलिड स्टेट में। आगे बात समझ में। अब इन दोनों रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, these reactions are helpful in black and white फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें ये इमेज शो करने के काम आता है। कौन? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमीन का डिकम्पोजिशन करा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। डिकम्पोजिशन बाय लाइट में इतना ही है हमारे पास एनसीईआरटी में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
वो इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है। तो यहाँ पर टॉपिक चेंज कर दूं, लाइट की जगह हम कर देते हैं अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so here we will use electricity to decompose the given molecule. First of all, we will take water molecule to decompose into hydrogen and oxygen. ठीक है, क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज करेंगे, किसे करेंगे? वाटर को डिकम्पोज करेंगे, किस में करेंगे? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। आई बात समझ में? देखो एक जनरल रिएक्शन बताती हूँ और वो होता किसे फिर ये बताएंगे। ठीक है, द जनरल रिएक्शन इज कि H2O वाटर है आपके पास लिक्विड फॉर्म में, इसको हम डिकम्पोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके अंदर? H2 के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, ये मिल जाएगा मतलब आपको। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके वाटर बनाना होता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वाटर मॉलिक्यूल को हम डिकम्पोज करेंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हेल्पफुल है, यूजफुल है। अब एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसको आप इस तरह से देखेंगे, लाइक वी हैव अ मग, आपके पास एक प्लास्टिक का मग है, उस प्लास्टिक के मग के अंदर, ठीक है, दिस इज अ प्लास्टिक मग, इस प्लास्टिक के मग के अंदर हमने 2 टेस्ट ट्यूब इस तरह से रख दिए। यहाँ लगाए हमने पहले तो कॉर्क, इस तरह से सेटल करने के लिए कॉर्क लगाए। कॉर्क प्लास्टिक के भी हो रबर के भी हो सकते हैं। तो आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, उन टेस्ट ट्यूब को ऐसे इन्वर्टेड रख दिया, दीज आर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ग्रेफाइट का रोड लगाई। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ठीक है, तो ग्रेफाइट को आपने इस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रेफाइट रॉड को सेट कर दिया। ग्रेफाइट इज द कार्बन एलोट्रॉप। ठीक है, अब कैथोड और अगर एनोड की बात करें तो आपको पहले से पता होगा। अच्छा, अभी हम इसको यहाँ पे ना बैटरी से भी कनेक्ट करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से। इसको हमने अभी कनेक्ट कर दिया, किससे? 6 वोल्ट की बैटरी से। अब एक चीज बताना मुझे, कैथोड, अभी हमने जो ग्रेफाइट के रोड्स लगाए, जो ब्लैक कलर से इंडिकेट करा है, ये ग्रेफाइट के रोड है, ये वर्क कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट कौन फील्ड है? यहाँ पर हमने क्या फिल कर रखा है? लिक्विड जो है, दिस इज वाटर। ये जो लिक्विड है वो क्या है? वाटर है, H2O। अब ध्यान से देखना कि ये वाला जो ग्रेफाइट का रोड है, दिस इज कैथोड, दिस इज कैथोड। और कैथोड खुद कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। और ये वाला जो है ये क्या है? एनोड है। और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो यहाँ बैटरी में यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा। सेटअप समझ में आ रहा है? अब हमें करना क्या है कि सोल्यूशन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, इस H2O में से हमें हाइड्रोजन को सेपरेट करना है और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखना। इसको सेपरेट करने से पहले जैसे आपने करंट लगाया, तो कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इसका मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से जो पॉजिटिव चार्ज कैटायन होगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा कैथोड पे, और इन दोनों में से जो नेगेटिवली चार्ज एनायन होगा वो जाएगा एनोड पे, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये अपोजिट चार्जेस के पास जाने लगेंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है, इस पर H+ का डिपोजिशन होने लग जाएगा? हाँ या ना? इस इलेक्ट्रोड पे तो कैथोड पर क्या हुआ? H+ का डिपोजिशन हुआ, और एनोड पर किसका डिपोजिशन हुआ? O2- का डिपोजिशन हुआ। आई बात समझ में? एनोड पर किसका डिपोजिशन हुआ? O2- का। और जब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस H+ में और O2- में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये सेपरेशन हो गया है, और ये सब मिलकर के क्या बना लेंगे? ये सब मिलकर के बना लेंगे हाइड्रोजन गैस, और ये सब मिलकर के बना लेंगे ऑक्सीजन गैस। क्लियर और नॉट? So this is the decomposition reaction by electricity to decompose water into H2 and O2। नाउ अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है वह एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, द क्वेश्चन इज कि कैथोड पर
और एनोड पर, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है। कैथोड पर मिल रही है हाइड्रोजन, एनोड पे मिल रही है ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में सेम रहेंगे। लाइक ये 10 है तो ये भी 10 हाइड्रोजन होंगे, या फिर ये 20 ऑक्सीजन है तो ये भी 20 हाइड्रोजन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखने पर ये पता चल रहा है ये हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये 2 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो जिस इलेक्ट्रोड पे आपको हाइड्रोजन मिल रहे हैं वो क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, वहां पर 2 टाइम्स नंबर मिलेगा, या फिर जस्ट डबल मिलेगा हाइड्रोजन का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। एंड दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी एंड टेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि while the during the decomposition reaction of water in the presence of electricity, why we get double amount of product at any one electrode? क्यों? Because in as we see in the molecule of the hydrogen, molecule of the water, यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन से डबल होता है, तो उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा ऑक्सीजन के कंपेयर में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन। ओके, सो ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके पहले हम एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, आप उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगी एंड वी विल सॉल्व इट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को चैप्टर पढ़ने पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में भी कंफ्यूजन रहता है। क्वेश्चन लिख रही हो, ध्यान से देखना। The question is a substance X. Let me take the book. ठीक है, a substance X is used for whitewashing. Is used for whitewashing. A substance X is used for whitewashing. अब इसी में से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। वो क्वेश्चन है name the substance X. Name the substance X. X कौन है उसका नाम बताओ, and write its formula. And write its formula. ठीक है, second question is write the reaction of the substance X named in above क्वेश्चन विद वाटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसके रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। एक सब्सटेंस एक्स है, एक्स आपको फाइंड आउट करना है, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसका काम क्या है, व्हाइट वॉशिंग में काम आता है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, एंड राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव क्वेश्चन विद वाटर। तो पहले तो आप एक्स को ढूंढो, फिर उस एक्स के रिएक्शन लिखो किसके साथ में, वाटर के साथ में। देखो फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं और सेकंड का आंसर हम लिखते हैं। फर्स्ट का आंसर बेटा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। फर्स्ट का आंसर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और सेकंड का आंसर क्या होता है, ये एक्स यहाँ पर कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड का आंसर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन करेंगे हम H2O के साथ में, और इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये है हमारा क्विकलाइम और ये है हमारा स्लैग्ड लाइम। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अच्छा अब एक बात बताओ, किसी किसी को लग रहा होगा ऐसा कि जब फाइनली कैल्शियम मतलब जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है स्लैग्ड लाइम, तो मैम हम फाइनली व्हाइट वॉशिंग तो इसकी करते हैं वॉल्स के ऊपर, तो आपने फर्स्ट का आंसर CaOH का होल ट्वाइस क्यों नहीं लिखा? तो बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड भी यही कंसिडर करता है कि आपने अगर स्लैग्ड लाइम प्रिपेयर करा है तो प्रिपेयर होने के लिए बेस कंपोनेंट तो उसका क्विक लाइम है, विदाउट क्विक लाइम वो प्रिपेयर नहीं होता। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो कंपाउंड यूज होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसे कहते हैं हम क्विक लाइम, और उसी की ही रिएक्शन लिखी जा सकती है वाटर के साथ। इसकी रिएक्शन अगर आप ये आंसर लिखोगे तो इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कैसे करके दोगे बताओ जरा, नहीं होती। अगली बात समझ में, तो ये कहाँ से बन रहा है? क्विक लाइम से बन रहा है, इसलिए क्विक लाइम ही किसके काम आता है? व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एवरीवन। ठीक है, चलो अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। एक क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर लिया, बाकी आपको भी साथ के साथ इंडेक्स क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी में जो भी आते जा रहे हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो अब लिखेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, नोट साथ साथ के साथ बना रहे हो तो लिखते चलो। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शन को साथ में लेते हुए चलेंगे थोड़ा सा। अब देखो, एक मैं यहाँ पर कॉलम बना लेती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ लिख लेते हैं फोर्थ नंबर का टाइप हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली बात समझ, देखो अब ध्यान से देखना, इतना तो समझ आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर तो कोई एक ही डिस्प्लेस हो रहा होगा और यहाँ पर कोई दो लोग डिस्प्लेस हो रहे होंगे। आई बात समझ, यहाँ पर तो कोई एक ही डिस्प्लेस हो रहा होगा और यहाँ पर कोई भी दो लोग डिस्प्लेस हो रहे होंगे। ठीक है मैम, चलो एग्जाम्पल दे करके बताओ। तो यही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द रिएक्शंस इन विच वन species or any one substance is displaced by the another stronger one। ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, Fe प्लस CuSO4, Fe+CuSO4। ठीक है, थोड़ा सा इसके बीच में स्पेस दे देते हैं वरना आएगा नहीं यहाँ पे। एक रिएक्शन दिखी हुई है आपकी बुक में Fe+CuSO4। ठीक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। क्या है ये? कॉपर सल्फेट। और ये है हमारा आयरन। इसका मतलब ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि मैम आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, मैम ने क्या करा है, एक टेस्ट ट्यूब ली है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मैम ने CuSO4 का सोल्यूशन बना लिया, जिसका कलर क्या होता है? ब्लू। CuSO4 का सोल्यूशन मतलब इसको वाटर में डिसॉल्व करना है कॉपर सल्फेट को, तो ब्लू कलर का होता है। अब इसके बाद मैम ने आयरन डाल दिया, थोड़ा सा आयरन की कील नेल डाल दो या फिर आयरन के पीसेस डाल दो। जैसे इसके अंदर आयरन नेल डाला, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, टेस्ट ट्यूब में कुछ चेंजेस आए। अब ये बन गया FeSO4 प्लस यहाँ एनवायरमेंट में दिख रहा है Cu, और इस सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया? हल्का ग्रीन। कैसा हो गया? हल्का ग्रीन। अब खुद सोचो, जिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, आयरन को ऐड करने के बाद में उस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सेम नहीं रहा, उसका कलर हो गया ग्रीन। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को किसने डिस्प्लेस करा? आयरन ने, और वो उसकी जगह पर जाकर के बैठ गया और कॉपर को उसने अलग कर दिया। तो यहाँ पर FeSO4 जो ग्रीन कलर आया किसके कारण आया है? FeSO4 के कारण आया। आई बात समझ में? तो इस रिएक्शन को हम फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर ये आ गया इसकी जगह पर, तो इसको कर दिया डिस्प्लेस, तो यहाँ पर आएगा FeSO4 फेरस सल्फेट, और यहाँ पर हम मिलेगा कॉपर। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान रखना, आयरन की दो वैलेंसी होती है, आयरन की वैलेंसी होती है Fe+2 और Fe+3। अगर +2 है ना तो उसको बोलते हैं फेरस, -3 तो उसको बोलते हैं फेरिक।
तो यहाँ मुझे बताओ सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, आयरन की होगी +2, इसलिए इसको बोला फेरस सल्फेट, ना कि फेरिक सल्फेट। आई बात समझ में? क्या बोला इसको? फेरस सल्फेट, ना कि फेरिक सल्फेट। एक बार इसका लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जो पसंद है। क्लियर? ठीक है, अब इधर एक रिएक्शन लिखते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट लिया, एक हमने लिया बेरियम क्लोराइड, और इन दोनों ने मिलकर के बना लिया बेरियम सल्फेट और NaCl सॉल्ट। आई बात समझ में? ये क्या है? सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये है बेरियम क्लोराइड। इन दोनों ने एक दूसरे को कैसे डिस्प्लेस करा, एक बार ध्यान रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये वाला जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, पीछे वाली होती है नेगेटिव। ये होती है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पीछे वाली होती है नेगेटिव। तो जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को लेगा या इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को लेगा? मैम इसका पॉजिटिव लेगा इसके नेगेटिव को, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर ऑटोमेटिक इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो चलो ठीक है, तो सोडियम के पास तो आया कौन? क्लोरीन, तो NaCl, और ये बेरियम के पास कौन आया? सल्फेट, तो BaSO4। ठीक है, अब इस रिएक्शन को इस तरह से समझो कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, नहीं दो टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास है Na2SO4, और इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास है BaCl2। या तो इसको इसमें डाल दो या फिर इसको इसमें डाल दो, बट जो फाइनल होगा ना, इसके अंदर आपको एक व्हाइट कलर की PPT दिखाई देगी, ये होता है BaSO4। एक व्हाइट PPT बनती है किसकी? BaSO4 की। और ये सब पानी में काम चल रहा है, सोल्यूशन बोल रही हूँ ना मैं, इसका मतलब सब पानी में घुले हुए। सबके पीछे एक्वस लगाओ, सबके पीछे क्या लगाओ? एक्वस लगाओ, तो NaCl तो डिजोल्व हो जाएगा, बट ये व्हाइट PPT किसकी आ जाएगी? BaSO4 की, व्हाइट PPT ऑफ BaSO4। और ये NaCl जो सॉल्ट रहेगा ये वाला पानी में डिजोल्व रहेगा, बट इसकी PPT आएगी, ये कैसा है? इनसोल्यूबल। अब खुद सोचो कि कोई चीज नीचे अलग से दिखाई दे रही है, तो वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? वो इनसोल्यूबल है। किसमें? वाटर में, क्योंकि जितना भी काम हो रहा है सब किसमें हो रहा है? वाटर में। जब भी सॉल्यूशन वर्ड यूज करा जाए समझ लो कि हमने उसको पानी में घुला हुआ है। ठीक है, अब इधर एक एग्जांपल देखो, अभी हमने रिएक्शन कराई थी आयरन की किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। अभी आप रिएक्शन एक और करा सकते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। जिंक की करा दो रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में, तो क्या बनेगा मैम? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव उसके साथ चला जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। आगे बात समझ? अब इधर एक और रिएक्शन लिखते हैं, लेड नाइट्रेट की लिखते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में एक रिएक्शन। जो आपको अगर याद हो तो एक्टिविटी 1.2 थी हमारी, चैप्टर फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था, एक्टिविटी 1.2 में। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हो गया हमारा लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ में? पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ये आपको क्या देंगे? PbI2 पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड, ओके KNO3। ठीक है, ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इस तरह से, ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है पोटेशियम आयोडाइड। इसको जब इसमें मिलाया या फिर इसको जब इसमें मिलाया तो ये हमारे पास ये दो सॉल्ट बने, इन दोनों ने क्या करा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा। लेड है पॉजिटिवली चार्ज, ये है नेगेटिवली, पोटेशियम है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव गया इसके नेगेटिव के साथ में, ये वाला नेगेटिव गया इसके पॉजिटिव के साथ में, और हमेशा पहला जो एलिमेंट लिखा जाता है वो पॉजिटिव का लिखा जाता है। और दिस इज इनसोल्यूबल, ये कैसा होता है? इनसोल्यूबल होता है वाटर में। आई बात समझ में? सो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक और एग्जांपल है, एनसीईआरटी में गिवन है, लेड के रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, CuCl2 के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ में। तो लेड जो है ये किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो बनेगा PbCl2 और Cu। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बात करेंगे इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा अब एक बात बताओ, ये रिएक्शन तो आपने देखी, अब एक सवाल है मेरा जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ध्यान से देखना। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, इधर आ जाओ इस तरफ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा देखो यहाँ पे हमने लिया जिंक, यहाँ पे हमने लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, कॉपर होता और जिंक सल्फेट होता, ये कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट साइड में। तो आप ये नहीं पूछ सकते थे या ये नहीं सोच सकते थे कि मैम अगर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर अलग हो गया, तो यहाँ पर जैसे ही कॉपर बना, तो क्या ये वापस, क्या ये जिंक को रिप्लेस करके वापस से ये सेम कॉपर सल्फेट और जिंक नहीं बना सकता था क्या? या फिर जब लेड ने Cu को डिस्प्लेस करके बनाया लेड क्लोराइड, तो क्या ये Cu भी तो लेड को डिस्प्लेस कर ये बना सकता है वापस से? तो फिर क्या होगा, जो हमने शुरुआत में लिया है स्टार्टिंग में रिएक्शन, तो वैसा ही रहना है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर। Iron is more reactive than copper, that's why iron can displace the copper, but copper iron से less reactive है, तो copper iron को displace नहीं कर सकता। copper zinc से less reactive है, तो वो zinc को displace नहीं कर सकता। copper lead से less reactive है, तो वो lead को displace नहीं कर सकता। इसलिए जब ये reactant product form में आ जाते हैं, कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है, तो वो उसको डिस्प्लेस करने जा ही नहीं सकता, जिंक उसको दूर कर देगा, क्योंकि जिंक पावरफुल है। यहाँ पर कॉपर चाहेगा कि चलो आयरन को हटा करके वापस मेन सॉल्यूशन में आ जाऊं, फिर से कॉपर सल्फेट बना लेते हैं ब्लू कलर का, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयरन इससे ज्यादा पावरफुल है। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये कहाँ मिलेगी, चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में गिवन है, कल हम इसे लिखेंगे और लर्न करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, वापस से कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। और अगर आप चाहोगे कि कॉपर इस लेड को डिस्प्लेस कर दे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कॉपर इन तीनों से, जिंक से, आयरन से और लेड से लेस रिएक्टिव है। कैसा है, लेस रिएक्टिव है, तो वो कैसे अपने से पावरफुल इंसान को डिस्प्लेस करेगा। आगे बात समझ में। सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच।